गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट नंबर 3 कंप्लीट करा दी थी। आज मैं आपको पेपर फर्स्ट की यूनिट 1 प्रथम संक्रमण श्रेणी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, संक्रमण श्रेणी अपन जानते हैं कि आवर्त सारणी के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरा जाता है वो तत्व एस ब्लॉक के कहलाते हैं। जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है वो डी ब्लॉक के, और जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा जाता है वो तत्व एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये भी आप जानते होंगे कि आवर्त सारणी में बाईं साइड जो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग है वो एस ब्लॉक का है, और वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक के जो वर्ग हैं वो पी ब्लॉक के हैं, जो राइट साइड है। लेफ्ट और राइट के बीच में वर्ग संख्या 3 से 12 तक जो 10 वर्ग है वो डी ब्लॉक के हैं, और डी ब्लॉक के बीच में 14 तत्वों की 2 पंक्तियां एफ ब्लॉक के तत्व होती है, जिन्हें आवर्त सारणी में नीचे अलग से स्थान दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, संक्रमण श्रेणी कहने का मतलब ये है कि ये तो क्लियर हो गया कि जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाएगा वो तत्व डी ब्लॉक का कहलाएगा। लेकिन डी ब्लॉक के तत्वों को भी अपन 2 भागों में बांटते हैं, एक संक्रमण तत्व और एक होता है नॉन संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक, कितने तक? 12 तक के जो तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये लो, 3 से 12 तक, ये है डी ब्लॉक। कौन सा है? डी ब्लॉक। तो वर्ग संख्या 3 से 12 तक के जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और डी ब्लॉक में अपन एक लेते हैं संक्रमण तत्व। कौन सा? संक्रमण तत्व, जो वर्ग संख्या 3 से लेकर 11 तक होता है। कहाँ से कहाँ तक? 3 से 11। और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन संक्रमण तत्व। नॉन संक्रमण तत्व जो वर्ग संख्या 12 होता है। तो वर्ग 12 के जो तत्व होते हैं वो नॉन संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाएगा वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है, संक्रमण तत्व और नॉन संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व वर्ग संख्या 3 से 11 तक के जो तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं, और वर्ग संख्या 12 के जो तत्व होते हैं वो नॉन संक्रमण तत्व कहलाते हैं। वर्ग संख्या 12 में जो नॉन संक्रमण तत्व हैं वो होते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये नॉन संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब सवाल ये आता है कि वर्ग संख्या 3 से 11, वर्ग संख्या 3 से 11 तक के तत्वों को अपन ने संक्रमण तत्व नाम क्यों दिया? तो संक्रमण तत्व का मतलब होता है जिनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था या स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में यदि डी कक्षक आंशिक भरे हुए हैं या डी कक्षक अपूर्ण है। डी कक्षक अपूर्ण है मतलब अपन जानते हैं डी कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 5 होती हैं। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो चाहे वो तत्व, चाहे वो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था हो, चाहे उसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था हो, तो यदि दोनों में से किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में उसका विन्यास D1 से लेकर D9 तक है, D1 से लेकर D9 तक है, या उसका ऐसा कोई स्थायी यौगिक पाया जाता है जिसमें उस तत्व का विन्यास D1 से D9 होता है, वो संक्रमण तत्व कहलाता है। कौन सा तत्व? संक्रमण तत्व कहलाएगा। ठीक है, तो वो सारे तत्व संक्रमण तत्व कहलाएंगे जिनका सामान्य विन्यास या स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था का विन्यास D1 से लेकर D9 तक होता है, वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और जिनकी सामान्य अवस्था में या स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में
D10 विन्यास होता है। कौन सा विन्यास होता है? D10 होता है। D10 वो नॉन संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कौन से? नॉन संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जिसमें D10 विन्यास होगा, चाहे वो सामान्य अवस्था में हो और उसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में भी D10 विन्यास है, तो वह नॉन संक्रमण तत्व कहलाएगा। कुल मिलाकर बात यह कि जिसमें डी कक्षक खाली होगा, चाहे उसमें एक इलेक्ट्रॉन समाने की क्षमता हो, तब भी वो संक्रमण कहलाएगा। और डी कक्षक यदि फुल फिल्ड है, D10 विन्यास है, तो वह नॉन संक्रमण तत्व कहलाएगा। और नॉन संक्रमण तत्व कौन कौन से होते हैं? जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये नॉन संक्रमण तत्व होते हैं। ठीक है, एक चीज़ और देखो, अब अपन विन्यास की बात करें कि डी कक्षकों का जो सामान्य विन्यास होता है वो कौन सा होता है। ये अपन जानते हैं कि जैसे यहाँ S5 है तो D4 है, मतलब इसकी बाहरी कक्षा 5 है, तो इसकी D जो है वो 1 कम होगी, क्योंकि जो डी कक्षक होता है या डी कोष होता है वो एक ऊर्जा स्तर नीचे होता है। तो देखो D के लिए अपन क्या लिखेंगे? N-1। जैसे अपन यहाँ देखें कि यहाँ n बराबर 4 है तो ये n-1 है, चाहे कहीं पे भी देख लो यहाँ n5 है तो यहाँ d में 1 कम है, तो इसका विन्यास होगा n-1d और 1 होगा ns। तो अपन ने देखा s के अंदर 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, तो ये लो 1 में ns के अंदर 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। और d की बात करें तो d में कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 10 तक। तो डी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य विन्यास होता है वो n-1 d 1 से 10 और ns 1 से 2 होता है। ठीक है, ये डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य विन्यास है। डी ब्लॉक में आप एक चीज़ और, डी ब्लॉक के जो सभी तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं? ठोस होते हैं। लेकिन एक डी ब्लॉक का तत्व ऐसा होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है मरकरी, पारा। कौन है? मरकरी है, पारा है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और डी ब्लॉक के जो सभी तत्व होते हैं कठोर होते हैं, ठोस होते हैं। दूसरी बात यह है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, ये अधिकांश जो तत्व होते हैं वो उत्प्रेरक का कार्य भी करते हैं, जो अपन आगे पढ़ेंगे। अब बात आती है विन्यास की, डी ब्लॉक के तत्वों का विन्यास। तो पहले एक चीज़ और कि डी ब्लॉक की 4 श्रेणियां आवर्त सारणी के अंदर होती हैं। फर्स्ट संक्रमण श्रेणी को 3D संक्रमण कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में भरे जाते हैं। 3D श्रेणी परमाणु क्रमांक 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक होती है, अर्थात स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होती है। ये श्रेणी 3D श्रेणी कहलाती है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। सेकंड जो संक्रमण श्रेणी होती है वो 4D श्रेणी होती है। 4D का मतलब है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 4D कक्षक में भरे जाएंगे। 3D का मतलब है इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में भरे जाएंगे। तो सेकंड श्रेणी होती है 4D श्रेणी, जिसमें इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में भरे जाते हैं। ये परमाणु क्रमांक 39 से लेकर 48 तक होती हैं, अर्थात इट्रियम से लेकर कैडमियम तक। एक चीज़ और, इनमें जो तत्व हैं वो सभी के अंदर 10 होते हैं, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। तो ध्यान रखना, एक श्रेणी के अंदर डी ब्लॉक के तत्वों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। थर्ड संक्रमण श्रेणी की बात करें तो इसे 5D श्रेणी भी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन 5D कक्षक में भरे जाते हैं। ये 57 परमाणु क्रमांक 57 लेंथेनम से शुरू होती हैं और परमाणु क्रमांक 80 मरकरी तक चलती है। कहाँ से? 57 से लेकर 80। अब अपन यहाँ से काउंट करें, 21 से लेकर 30 10 हो जाते हैं, 39 से लेकर 48 पूरे 10 तक हो जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक बात करें तो 10 नहीं 14 वो 24 हो जाते हैं। 57 से 80 काउंट करोगे तो कितना डिफरेंस आएगा? 57 से काउंट करो 80 तक तो 24 होते हैं। अपन के लिए तत्व 10 है, 14 कहाँ गए? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 14 तत्व हैं वो लेंथेनाइट के तत्व होते हैं जो इनके बीच में आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 6D श्रेणी होती है जो चतुर्थ संक्रमण श्रेणी होती है। ये एक्टिनियम से अनबायम 112 तक चलती है। इसमें 14 तत्व एक्टिनाइड के आ जाते हैं, इसलिए इनका डिफरेंस 24 आता है। कितना आता है? 24, लेकिन तत्व 10 होते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के। एक चीज़ और, डी ब्लॉक के तत्व एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं
मध्य में पाए जाते हैं, इसलिए संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और अपन ने देखा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक के तत्वों के बीच या संक्रमण तत्वों के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व, क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में पाए जाते हैं, और एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि वो संक्रमण तत्वों के बीच में पाए जाते हैं। अब अपन यहाँ 3D श्रेणी या फर्स्ट संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो अपन ने देखा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। परीक्षा में सवाल आ चुका है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ठीक है। तो अपन को पूरा विन्यास लिखना होगा, संकेत याद होने चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ठीक है। स्कैंडियम का अपन जब विन्यास देखते हैं तो देखो एटॉमिक नंबर इसका 21 होता है, और ये है अपने नज़दीक वाली निष्क्रिय गैस है आर्गन 18। और अपन जानते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी है, 3D है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, 3D में भरे जाएंगे। लेकिन पहले कौन भरा जाता है, 4s भरा जाता है। ये भी अपन जानते हैं कि 4s ऑफबो नियम के अनुसार या n+l नियम के अनुसार भरा जाता है। अर्थात पहले 4s इसलिए भरा जाता है कि 4s के लिए n+l का मान कम होता है, ठीक है, अर्थात इसकी ऊर्जा कम होती है, इसलिए 4s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जब 4s पूरा भर जाएगा तो 18 और 2 20, 21वें नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरा जाएगा, 3D में भरा जाएगा। तो स्कैंडियम का विन्यास होता है 3D1। तो देखो D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब यहाँ से D ब्लॉक का तत्व चालू हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जब परमाणु क्रमांक 22 21वें नंबर का तत्व जब D में गया तो 22वें नंबर का तत्व किस में जाएगा, वही D में जाएगा, तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, 3D2। वेनेडियम 23वें नंबर का तत्व 3D में जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, 3D3 हो जाएगा। और 24वें नंबर तक का जो तत्व वो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में जाएगा, तो इसका विन्यास क्या होना चाहिए, 3D4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3D4। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये एक अपवाद है। आवर्त सारणी के अंदर बहुत सारे तत्व आएंगे जो अपवाद हैं, और कंपटीशन की एग्ज़ाम में अपवाद ही पूछे जाते हैं, इनको कोई नहीं पूछता है। इसलिए ध्यान रखना, कंपटीशन में अपवाद ही पूछे जाते हैं। आप चाहे फर्स्ट ग्रेड का पेपर देख लो, चाहे नीट का देख लो, चाहे सेकंड ग्रेड का, चाहे लैब असिस्टेंट का, किसी का भी देख लो, इसमें एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं, और एक्सेप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्रोमियम यहाँ पर एक्सेप्शन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 4s से निकलकर किस में आ जाता है, 3D में आ जाता है, इसलिए 3D में विन्यास 3D5 हो जाता है और 4s में 1 हो जाता है। इसलिए अगर अपन ने 3D4 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, और 3D5 कैसा हो जाएगा, राइट। तो अपन को क्रोमियम का विन्यास याद रखना है, आर्गन 3D5 4s 1 होता है, ये एक अपवाद है। फिर मैंगनीज की बात करें तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, वही 4s में चला जाएगा, तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, 3D5 4s 2। या वैसे देख लो, ये 18 हो गए, 18 और 2 20, तो पाँचों इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, 3D में। फिर वही 26वें नंबर का इलेक्ट्रॉन D में जाएगा तो 3D6 बन जाएगा। 27वें नंबर का इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा तो 7 हो जाएगा। 28वें नंबर से 3D8 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखो 29वें नंबर पर वही 3D9 नहीं आएगा, 3D9 नहीं आएगा। यहाँ पर फिर एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकलकर 3D में आ जाएगा। तो ध्यान रखना, यह जो अगर 3D9 अपन लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकलकर किस में आ जाता है, 3D में आ जाता है। और यहाँ विन्यास 3D10 हो जाता है और यहाँ 4s 1, ये भी अपवाद है, ठीक है, ये भी अपवाद है। किताब के अंदर इसका कारण दे रखा है कि साहब विनिमय ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। अगर यहाँ विनिमय ऊर्जा का कारण लगता है तो अपन आगे अपवाद पढ़ेंगे, यहाँ विनिमय ऊर्जा का कारण क्यों नहीं लगता, ठीक है। तो ये सिर्फ नाम मात्र के कारण है, अपवाद है ये, इसका कोई साइंटिफिक या सही रीज़न नहीं है, ठीक है ना। तो ये कॉपर का विन्यास अपन को याद रखना, इसमें क्रोमियम का याद रखना, ये दोनों ही अपवाद है, ठीक है। अगला है जिंक। जिंक का विन्यास वही हो जाएगा, 18 और 2 20 और 10 के 10 इलेक्ट्रॉन 3D में आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3D10, ठीक है।
अब देखो मैंने एक चीज़ और बताई थी, जो जिंक होता है वो नॉन संक्रमण तत्व होता है। क्यों? क्योंकि एक तो अपन ने देखा जिंक जब उदासीन है तो इसका विन्यास 3D10 होता है और इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था Zn+2 होती है। कौन सी होती है? Zn+2 होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कक्षा में से निकलेंगे, तो 4s में से 2 रह जाएंगे, निकल जाएंगे, तो कितना बचेगा? 3D10 बचेगा। तो बताओ फिर अब भी 3D10 है, सामान्य अवस्था में भी D10, ऑक्सीकरण अवस्था में भी D10 है, इसलिए ये नॉन संक्रमण तत्व है। क्योंकि इसका अभी तक ऐसा कोई भी यौगिक ज्ञात नहीं है जिसमें जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर Zn+ हो या Zn+3 हो। क्योंकि Zn+ होगा जब भी ये 3D10 रहेगा, Zn+3 होना चाहिए, तब जाकर ये 3D9 रह सकता है, और अभी तक Zn+3 वाला कोई भी यौगिक ज्ञात नहीं है, इसलिए ये नॉन संक्रमण तत्व है। जबकि अपन कॉपर की बात करें तो यहाँ 3D10 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3D10। लेकिन अपन जानते हैं कि कॉपर की बात करें तो CuSO4, CuCl2, इनमें देखो कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ रहा है? +2। कितना आ रहा है? तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक इसमें से निकल जाएगा और एक 3D में से निकल जाएगा, और इसका विन्यास क्या आ जाएगा? 3D9। अर्थात कॉपर के बहुत सारे यौगिक ऐसे ज्ञात है जिसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है और +2 के कारण इसका विन्यास 3D9 हो जाता है। तो कॉपर संक्रमण तत्व कहलाता है, जबकि जिंक नहीं। ये सवाल भी आ चुका है कि कॉपर का विन्यास 3D10 होता है, फिर भी इसे संक्रमण तत्व माना जाता है। तो इसीलिए आपने इसका आंसर लिखेंगे, कॉपर के बहुत सारे यौगिकों में कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है, जिसका विन्यास 3D9 होता है, इसलिए ये संक्रमण तत्व कहलाता है। ठीक है, अब अपन सेकंड की बात करें, द्वितीय संक्रमण श्रेणी की यदि अपन बात करें तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी देखो कहाँ से स्टार्ट होती है? इट्रियम से लेकर कैडमियम तक। तो इट्रियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 39। तो इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ये 10 तत्व हो गए। इनका परमाणु क्रमांक 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। अब देखो ये कौन सी श्रेणी है? ये 5D श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? 5D श्रेणी है ये। अब 4D श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? 4D। तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? 4D में। तो बताओ 39वें नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरा जाएगा? 4D में। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36। तो 36 और 2 38, क्योंकि 5s की ऊर्जा कम होती है इसलिए पहले 5s भरा जाएगा। तो 36 और 2 38, और 39वें नंबर का इलेक्ट्रॉन 4D में। इसी प्रकार 40वें नंबर का इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा? 4D के अंदर। ठीक है, अब यहाँ याद रखना, अब आता है 41 नायोबियम। ये कई बार पूछा गया है नायोबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ 4D3 आना चाहिए लेकिन नहीं आता, 4D4 आता है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, कोई विधि में ऊर्जा वाला कारण नहीं लगेगा। किताबों में कॉपर और क्रोमियम में विनिमय ऊर्जा का कारण दे रखा कि इस वजह से इनका विन्यास D5 और D9 होता है, लेकिन बताओ यहाँ क्या लगेगा? तो इसलिए उसको भूल जाना। सीधे सी बात है, ये अपवाद है, आपको ये अपवाद मान के ही इनको याद रखने, इनका कोई कारण नहीं है अभी तक। तो देखो नायोबियम, तो नायोबियम में 4D4 और 5s1। ठीक है, इसका मतलब द्वितीय संक्रमण श्रेणी में देखो D3 नहीं बनेगा, 4D3 नहीं आएगा, इसको आप याद रखना। द्वितीय संक्रमण श्रेणी में 4D3 नहीं आएगा। तो फिर आ जाओ 42वें नंबर पर, तो यहाँ D4 है तो फिर एक इलेक्ट्रॉन फिर बढ़ जाएगा, जबकि अपन ने उसमें देखा था अगला इलेक्ट्रॉन 5s में जाता था, लेकिन नहीं, यहाँ लो। क्यों? ये हाफ फील्ड विन्यास हो जाता है। 4D5 कैसा विन्यास हो जाता है? हाफ फील्ड। तो देखो ये मॉलिब्डेनम है, फिर एक इलेक्ट्रॉन D में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। ये 4D4 है, ये 4D5 और 5s1। अगला आ जाओ TC, वही अगला इलेक्ट्रॉन 5s2 में चला गया। फिर आ जाओ रोथियम, फिर अपवाद है, 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्योंकि 5s पूरा भरा है, इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा तो 6 आना चाहिए, लेकिन 7 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 4D6 भी नहीं बनेगा, 4D6 भी नहीं बनेगा। फिर इसी प्रकार रोडियम में आ जाओ RH में, या 4 के बाद 5 आया तो 7 के बाद में क्या आएगा?
4D8 आएगा। कोई परेशानी? 5s1 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 5s1। फिर PD में आ जाओ। अब देखो 4D7 हो गया, 4D8 हो गया, 4D10 आया, इसका मतलब 4D9 भी नहीं बनेगा। तो 8 के बाद में डायरेक्ट 10 आ रहा है, तो वही एक इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफ़र होगा तभी 10 बन सकता है। तो 5s में क्या हो जाएगा? 0। इसको विशिष्ट तौर पर याद रखना PD को। PD और नायोबियम सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले तत्व है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। PD में ये ध्यान रखना 4D10 5s 0 हो जाता है, जो किसी भी तत्व में नहीं होता। ठीक है, तो ये 4D10 5s 0 ये किसका होगा? पैलेडियम धातु का होगा। सिल्वर का वही एक इलेक्ट्रॉन 5s में जाएगा तो ये बन जाएगा। और कैडमियम का वही 4D10 5s2। तो कैडमियम भी नॉन संक्रमण तत्व है, क्योंकि इसका सामान्य अवस्था में विन्यास D10 है और इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था Ct+2 होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे, इसका विन्यास भी 4D10 आएगा। तो ये नॉन संक्रमण है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी 4D10 है, लेकिन ध्यान रखना सिल्वर का जो यौगिक है AgF2, इसमें Ag का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा, तो इसका विन्यास हो जाता है 4D9, अर्थात ये भी संक्रमण तत्व है। तो परीक्षा में कई बार ये भी पूछा गया है कि Ag का विन्यास 4D10 होता है, फिर भी इसे संक्रमण तत्व मानते हैं, क्योंकि Ag का यौगिक होता है AgF2, जिसमें Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, ये पाया जाता है। ठीक है, और जिसका विन्यास 4D9 होता है, इसलिए ये भी एक संक्रमण तत्व है। ठीक है, तो ये हो गई अपन की द्वितीय संक्रमण श्रेणी हो गई। तो ये अपन ने बता दिया कि ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का विन्यास है और ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का विन्यास है। कल इसके आगे चलेंगे। ठीक है।